हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेल फॉरेस्ट में अल्फ्रेड के साथ बैठकर चाय पी रहा था। जंगलों में बैठकर चाय, वाह जीवन का आनंद। जहाँ पर अल्फ्रेड वेल से कहता है कि मैं तुम्हें अपना मैजिक सिखाना चाहता हूँ, जिस पर वेल काफी शॉक हो जाता है और पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस एक स्टूडेंट चाहिए। जिस पर वेल कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपसे मैजिक सीखने की पूरी कोशिश करूंगा मास्टर। तो अल्फ्रेड कहता है कि ठीक है, हम कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और तुम ये मैजिक की बात किसी को बताना मत, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि तुम मैजिक यूज कर सकते हो तो वो तुम्हें नेक्स्ट फैमिली लॉर्ड बनने पर फोर्स करेंगे। जिस पर वेल कहता है कि लेकिन मैं तो सबसे छोटा बेटा हूँ, मैं कैसे लॉर्ड बन सकता हूँ। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि मैजिशियन के पास काफी पावर होती है और इसीलिए तुम चाहो तो आराम से नेक्स्ट लॉर्ड बन सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें अभी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद अगले दिन वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ अल्फ्रेड कहता है कि चलो सबसे पहले माना कैपेसिटी मैच करते हैं। इसमें तुम्हारी माना कैपेसिटी बिल्कुल मेरे साथ मैच हो जाएगी। आगे वो वेल का हाथ पकड़कर कहता है कि ऐसा इमेजिन करो जैसे हमारा माना एक दूसरे की बॉडी में से गुजर रहा हो, और फिर जब वेल ऐसा करता है तो वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और ये देखकर अल्फ्रेड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, एक इंसान की मैक्सिमम माना कैपेसिटी जन्म से ही तय होती है। मुझे डर था कि शायद तुम मेरी कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाओगे, पर ना सिर्फ तुम मेरी कैपेसिटी तक गए पर उससे भी ज्यादा आगे चले गए, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ वेल के डैड लाइब्रेरी में उस बॉल को देख रहे थे, तभी कूट वहां पर आता है। तो डैड कहते हैं कि मैंने तो इस मैजिक बॉल को ऊपर के एरिया में रखा था, तो ये नीचे कैसे आ गया। तभी उन्हें याद आता है कि कुछ दिन पहले वेल भी यहीं पर था। तो वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह जरूर वेल ने किया होगा, उसे लग रहा है कि उसके पास मैजिक है। तो इस तरफ वेल धीरे धीरे मैजिक सीख रहा था और अल्फ्रेड उसकी प्रोग्रेस देखकर काफी खुश होता है। जिस पर वेल कहता है कि यह सब आप ही की वजह से हुआ है मास्टर, अगर मैं अकेला होता तो पता नहीं कुछ सीख भी पाता कि नहीं सीख पाता। आगे अल्फ्रेड कहता है कि तुमने अपनी फैमिली से वेजिटेबल जमा करने का बहाना दिया था ना, ताकि तुम यहाँ पर आ सको, इसीलिए मेरे नन्हे राजकुमार मैं तुम्हारे लिए कुछ वेजिटेबल्स लेकर आया हूँ ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। तो वहीं डिनर के टाइम इतनी सारी वेजिटेबल्स लाने के लिए सब लोग वेल की तारीफ करने लगते हैं, पर तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम ये सब्जी कहाँ से लेकर आए, क्योंकि ये तो सिर्फ रिवर के दूसरे साइड ही पाई जाती है और वहाँ पर तो कोई ब्रिज वगैरह भी नहीं है। क्या तुमने मैजिक से उड़कर लेक को क्रॉस किया था? और इतना कहकर वो उस पर काफी जोरों से हंसने लगते हैं और बाकी सभी लोग भी इस बात पर हंसने लगते हैं, लेकिन कुर्ट वो उसकी तरफ शक और जलन भरी निगाहों से देख रहा था। इसके बाद अगले दिन वापस ट्रेनिंग पर अल्फ्रेड वेल को लेकर हवा में उड़ते हुए कहता है कि ट्रैकिंग मैजिक वाइंड मैजिक का ही एक एडवांस लेवल है। अपने चारों तरफ वाइंड में हो रहे वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करो, और जब वेल इस मैजिक का एकदम अच्छे से यूज करते हुए वाइब्रेशन को फील कर पाता है, तभी वेल दूर एक उड़ते हुए बर्ड को ढूंढ लेता है और एक पत्थर फेंककर अपने वाइंड मैजिक से उस बर्ड को मार गिराता है। जिसके बाद वे लोग उस बर्ड को बड़े मजे से ग्रिल करके खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग जब जंगलों में रहते थे तो उनको ऐसा करना पड़ता था। जहाँ वेल कहता है कि मैं कल फॉरेस्ट में गया था तो मुझे वहाँ पर ये वासाबी मिला। वेल उसे अल्फ्रेड को भी देता है, लेकिन अल्फ्रेड तो एक साथ काफी सारा वासाबी खा लेता है और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर वेल को थोड़ा अजीब लगता है। आगे अल्फ्रेड वेल से कहता है कि तुम्हें फॉरेस्ट में ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो ये भी कहता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे फूड्स और हर्ब्स मिलते हैं जो और कहीं भी नहीं मिलते हैं, और इसीलिए काफी लोग पैसों की लालच में वहाँ पर गए भी, लेकिन कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। आगे वेल कहता है कि आजकल कूट भैया हमेशा मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि शायद उसे शक हो चुका है कि तुम मैजिक यूज कर सकते हो, और उसके मन में डर भी है कि कहीं उसकी जगह पर तुम लॉर्ड ना बन जाओ। जिस पर वेल कहता है कि मुझे लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये तक पता नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। अल्फ्रेड कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर एडवेंचरर बनना कैसा रहेगा। मेरे ख्याल से तुम्हारी एबिलिटी से तुम एडवेंचरर बनने के लिए बिल्कुल फिट हो। मैं भी पहले एक एडवेंचरर ही हुआ करता था
और इसीलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम एडवेंचरर बनकर ना इस दुनिया को अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। अब एडवेंचरर की बात सुनकर वेल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अल्फ्रेड की बॉडी में कुछ होने लगता है और अंदर से कुछ काला काला निकलने लगता है और इससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो इसे वेल से छुपाता है। इसके बाद वेल अपनी फैमिली से एडवेंचरर बनने की बात करता है और कहता है कि जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तब मैं एडवेंचरर स्कूल में जाऊंगा, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तो तुम हमारा घर छोड़ने वाले हो। उधर कुर्ट बैठा बैठा खुश हो रहा था कि यह घर छोड़ के जा रहा है। फिर उसके फादर कहते हैं कि लेकिन इसमें एक काफी बड़ी दिक्कत है, हमारे पास तुम्हें एडवेंचरर स्कूल भेजने जितने पैसे नहीं हैं। और ये सुनकर बेचारा छोटा सा वेल निराश हो जाता है। और फिर अगले दिन वेल को उदास देखकर अल्फ्रेड उससे कहता है कि एडवेंचरर स्कूल ड्यूक डोम में ही है और वो एक मर्चेंट सिटी है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ एक मर्चेंट गिल्ड में शामिल होकर इकट्ठा करा हुआ सामान बेच सकते हैं। जिसे सुनकर वेल कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करके अपने स्कूल की फीस भर सकता हूँ। आगे अल्फ्रेड कहता है कि वो सिटी काफी दूर है और इसीलिए तुम्हें ट्रेवलिंग मैजिक सीखना होगा। और इतना कहते ही वो वेल को पकड़कर काफी ऊपर उठ जाता है और कहता है कि ये देखो, ये दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है। तो वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि अल्फ्रेड की बॉडी में से वो ब्लैक ओरा काफी ज्यादा निकल रहा था और अब वो और ज्यादा पेन में आ चुका था। फिर जब अगले दिन वो और वेल ट्रेनिंग कर रहे थे तभी अल्फ्रेड कहता है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर वेल उड़ता उड़ता ही नीचे गिर जाता है और कहता है कि क्या अचानक से क्यों बंद हो जाएगी? मैंने तो बस अभी अभी फ्लाइंग मैजिक सीखना ही शुरू किया है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि तुमने बेसिक सीख लिए हैं और अगर तुम अब रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये बड़ी आसानी से सीख जाओगे। और ये सुनकर वेल काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर से उसके मास्टर का हाथ उठने वाला है। अब उसी रात जब वेल अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तभी उसके डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि फॉरेस्ट में एक विस्परिंग डैड नजर आया है, जिस पर मॉम उन्हें डिटेल में बताने के लिए कहती है। डैड कहते हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो मरने के बाद भी अपनी पावर यूज कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है और दिखने में भी बिल्कुल इंसानों जैसा ही होता है, लेकिन वो सिर्फ डेड बॉडीज होते हैं। उनकी बॉडी एकदम कोल्ड होती है और उनकी सेंसेस भी ढंग से काम नहीं करती हैं। ये सुनते से ही वेल को अल्फ्रेड की याद आती है क्योंकि उसकी बॉडी भी काफी कोल्ड थी और उसे वासाबी का कोई टेस्ट भी नहीं आया था। आगे उसके डैड कंटिन्यू करते हैं कि वे लोग कुछ सालों बाद अपने होश खो देते हैं और एक ज़ोंबी में बदलकर इंसानों को खाने लगते हैं। अब ये सुनते से तो वेल तुरंत फॉरेस्ट में अपने मास्टर को ढूंढने के लिए जाता है। तभी अल्फ्रेड आकर उससे कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो वेल? जिस पर वेल कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक विस्परिंग डेड नाम का एक मॉन्स्टर घूम रहा है, इसीलिए आप अभी के अभी मेरे साथ घर पर चलिए, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और फिर वो एकदम प्यार से और डर के मारे उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। पर तभी अल्फ्रेड कहता है कि रुको वेल, तो तुम्हें पता चल ही गया, मैं ही वो विस्परिंग डेड हूँ। जिस पर वेल रोते हुए कहता है कि ये झूठ है, आप मरे नहीं हो। जिस पर अल्फ्रेड कहता है कि ये 5 साल पहले की बात है जब पिछले ड्यूक के एल्डर सन को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्हें ठीक करने के लिए कोई ना कोई हर्ब की तलाश में हम इसी फॉरेस्ट के काफी अंदर आ गए थे और मैं उनका कोर्ट मैजिशियन था। हमारे पास तो सिर्फ 2000 लोगों की ही आर्मी थी, पर उन मॉन्स्टर्स की तादाद हमसे भी काफी ज्यादा थी। चाहे हम उन्हें कितना भी मारते लेकिन वो खत्म हो ही नहीं रहे थे। मुझे ड्यूक और बाकी ट्रूप्स को बचाते हुए उनसे लड़ना पड़ा और थोड़ी देर बाद मेरा माना खत्म हो गया और इसी वजह से मैं मारा गया। लेकिन एक बात ना मेरे मन में रह गई थी और मुझे काफी बड़ा रिग्रेट था और इसी की वजह से मैं विस्परिंग डेड में बदल गया। और जब एक विस्परिंग डेड की विश पूरी हो जाती है तो वो चले जाते हैं और मेरी विश यही थी कि मैं किसी न किसी को अपना मैजिक सिखा सकूं जो इसके काबिल हो। इसलिए जब मैंने तुम्हारे प्रेजेंस को फील किया तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तुम सिर्फ एक 5 साल के बच्चे निकले तो मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे और इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। बच्चे, मुझे बस आखिरी बार ये कंफर्म करना है कि तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, इसीलिए क्या तुम मेरा फाइनल टेस्ट पूरा करोगे? मुझे खत्म कर दो। यह सुनते से ही वेल को झटका लगता है। फिर अल्फ्रेड वेल से कहता है
कि अब मैं तुम्हें मेरा होली मैजिक सिखाऊंगा जिससे तुम मेरे जैसे अनडेड क्रिएचर को मार सकते हो। जिस पर वेल साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो अल्फ्रेड कहता है कि मुझे 5 साल हो गए ऐसे विस्परिंग डेड बने हुए, मैं अपने आप को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं ज़ोंबी बनकर अपना होश खोकर लोगों पर अटैक नहीं करना चाहता। अब ये बात सुनकर वेल मान जाता है और फिर वो उसे अपना होली मैजिक सिखाने लगता है। लेकिन जब वेल अपना होली मैजिक यूज करता है तो वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता है क्योंकि वो अपने मास्टर को नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए अल्फ्रेड उसे फोकस करने के लिए कहता है कि वेल फोकस करो, अब तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। अब ये सुनकर वेल पूरे दुख में उनकी सारी मेमोरीज को याद करता है कि कैसे उन्होंने ये 2 वीक से एक साथ स्पेंड किए थे। जिसके बाद वो अल्फ्रेड को थैंक्स कहता है और अपने होली मैजिक का ठीक से यूज करता है, जिससे अल्फ्रेड वहीं पर गायब हो जाता है और वेल वहां खड़ा होकर काफी जोर जोर से दुख में रोने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते वो 12 साल का हो जाता है और एडवेंचर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए निकल जाता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।